नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन न्यूज प्लस पर चर्चा है। मैं शकील साजिद। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं और संविधान दिवस को आज हम लोगों ने अपनाया था। हम बेहद ऋणी हैं डॉक्टर बाबा भीमराव साहब अंबेडकर साहब के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के, जवाहरलाल नेहरू जी के, सरदार पटेल के और तमाम उन लोगों के जिन्होंने उस वक्त अपना अमूल्य योगदान दिया हमारे संविधान के निर्माण में, और तमाम उन शहीदों को, उन शूरवीरों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। तो संविधान दिवस पे हम आप सभी को बेहद मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत बधाई। हम लोग एक रहें, नेक रहें। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में रहने वाले डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन के घर से जो बात सामने आई है उसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिला कर रख दिया। मोइनुद्दीन अपने परिवार से कहता था कि वह दवा बना रहा है जिससे पूरा घर अमीर हो जाएगा। असलियत इससे बिल्कुल अलग निकली। गुजरात एटीएस ने 13 नवंबर को जब उसके घर छापा मारा तो पता चला कि वह रिसिन नाम का खतरनाक केमिकल तैयार कर रहा था। यह वही जहर है जिसे ISIS जैसे आतंकी संगठन लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जांच में खुलासा हुआ कि मोइनुद्दीन ISIS के मॉडल से जुड़ा और भारत में बड़ा केमिकल अटैक करने की तैयारी कर रहा। एटीएस ने 8 नवंबर को मोइनुद्दीन के साथ उत्तर प्रदेश के शामली में रहने वाले आज़ाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी के सुहेल सलीम खान को भी पकड़ा था। ये दोनों सिर्फ 20 और 23 साल के हैं। इनके बारे में पता चला कि ये पिछले 7 महीनों में लखनऊ के RSS मुख्यालय, अहमदाबाद की नरोदा फल मंडी, दिल्ली के आज़ादपुर मंडी और हरिद्वार के मंदिरों की रेकी कर चुके हैं। इनके पाकिस्तान में भी संपर्क मिले हैं और वे ड्रोन से गिराए गए पैसे और हथियार इकट्ठा कर मोइनुद्दीन तक पहुंचाते थे। एटीएस को अहमदाबाद के एक होटल का CCTV फुटेज मिला था जिसमें मोइनुद्दीन इन दोनों युवकों के साथ दिखाई दे रहा था। इसी फुटेज से उसके कनेक्शन का पता लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में मोइनुद्दीन के फ्लैट से जो सामान मिला, साफ हो गया वह कि अरंडी के बीजों से रिसिन बनाने की तैयारी कर चुका था। दुनिया में 1978 से लेकर अब तक रिसिन का इस्तेमाल 40 बार साजिशों में हो चुका है। भारत में पहला मामला है जो सामने आया है। मोइनुद्दीन ने चीन से MBBS किया था और फिजिशियन होने के अलावा केमिकल प्रोसेस की अच्छी जानकारी रखता था। किसी अस्पताल में प्रैक्टिस नहीं करता था और इंटरनेट पर मुफ्त सलाह देता था। एटीएस को उसकी चैट और इंटरनेट सर्च भी मिली है जिनमें वह खतरनाक केमिकल कैसे बनाया जाए ये खोज रहा था। जांच में यह भी पता चला है कि उसे अफगानिस्तान में बैठे ISKP के अबू खालेजा नाम के शख्स से लगातार निर्देश मिल रहे थे। पाकिस्तान की ISI से जुड़े लोगों ने पैसे और हथियार इन तीनों तक पहुंचाए थे। सुहेल के घर से ISIS का लिटरेचर और झंडे भी मिले हैं। आज़ाद सुलेमान पहले बारूमुल्ला तक जा चुका था लेकिन वहां कोई टारगेट न मिलने पर दिल्ली लौटा और हरिद्वार के मंदिरों की रेकी की। मोइनुद्दीन के भाई ने बताया कि घर में जो पार्सल आते थे उनके बारे में पूछने पर वह कहता था कि वो ऐसी दवा बना रहा है जिससे घर अमीर हो जाएगा। रिसिन कितना खतरनाक है समझने के लिए केमिकल एक्सपर्ट बनाते हैं कि यह एक सफ़ेद पाउडर जैसा जहर है जिसे जितना महीन किया जाएगा उतना घातक हो जाता है। हवा में धूल की तरह फैल जाता है जो बड़ी आबादी पर असरदार हो सकता है। पानी में मिलाकर या इंजेक्शन के जरिए देने पर बेहद खतरनाक होता है। BHU के प्रोफेसर RN खतवार के मुताबिक मोइनुद्दीन के पास 3 किलो कैस्टर पल्प मिला है जिससे 100 ग्राम से ज़्यादा रिसिन बन सकता था और इतनी मात्रा हज़ारों की जान के लिए खतरा बन सकती थी। रिसिन को दुनिया में साइनेट से भी खतरनाक जहर माना गया है। इसे बायो टेररिज्म की कैटेगरी B में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र और भारत के कानूनों के तहत ये पूरी तरह इस पर पाबंदी है, फिर भी आसानी से मिल जाता है और कम जानकारी में तैयार हो जाता है। सबसे मशहूर मामला 1978 में आया जब KGB ने लंदन में एक पत्रकार की हत्या करने के लिए छाते में फिट किए गए रिसिन पायजन का इस्तेमाल किया। भारत में इस तरह की साजिश पहली बार सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ISKP और ISHP जैसे समूह लंबे समय से केमिकल अटैक की कोशिश में हैं। इस मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद कई राज्यों और बॉर्डर एरिया में जांच बढ़ा दी गई है ताकि पता लगाया जा सके कि साजिश में कौन कौन लोग हिस्सा हैं। इतने पढ़े लिखे लोग अगर मुल्क के इतने खिलाफ जा रहे हैं तो ये बड़ी ही शोचनीय बात है और हमें एक पूरे के पूरी ब्रेन वॉश करने वाली ऐसी साजिश का ज़रूर पता लगाना होगा ताकि हमारा मुल्क बेहद मजबूत और हिफाजत से रह सके। आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ एक बड़े राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक नया रायपुर स्थित IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय DGP IG कॉन्फ्रेंस हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री 29 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। अमित शाह और अजीत डोभाल 18 नवंबर को ही रायपुर पहुंच जाएंगे। कार्यक्रम की हिफाजत को लेकर बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और नया रायपुर लगभग पूरी तरह सील रहेगा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG की टीम ने आज IIM परिसर का निरीक्षण किया, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस पिछले 2 दिनों से लगातार बैठकें की ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी अव्यवस्था ना हो। पुलिस आज सड़क मार्ग पर रिहर्सल कर रही है। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ली है। नए रायपुर आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। कई रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल भी रहेगा। कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी, खासतौर पर साइबर सिक्योरिटी, आतंकवाद के खिलाफ रणनीति, ड्रग्स पर रोक, सीमा सुरक्षा, नई तकनीकी से अपराध नियंत्रण जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। पहले दिन 2 सेशन होंगे, दूसरे दिन 4, तीसरे दिन 2 सेशन रखे गए हैं। सभी राज्यों के DGP IG शामिल होंगे। हर राज्य अपने अपने यहाँ अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को लेकर किए गए कामों को प्रोजेक्शन देगा। इसके बाद एक मॉडल टेस्ट चुना जाएगा ताकि पूरे देश के लिए कॉमन गाइडलाइन बना जा सके। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। समापन प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह का बंगला अस्थायी PMO बनाया गया है। M1 में प्रधानमंत्री रुकेंगे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह M11 में ठहरेंगे। नए सर्किट हाउस में NSA अजीत डोभाल जो चीफ है, डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह, IB चीफ तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव और दोनों गृह राज्य मंत्रियों के लिए कमरे बुक किए गए हैं। सर्किट हाउस में कुल 6 सूट और 22 कमरे रिजर्व हैं। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 कमरे और निमोरा एकेडमी में 91 कमरे बुक हैं, जहां 33 राज्यों से आने वाले DGP, पैरामिलिट्री फोर्स के 20 DG, ADG और कुल मिलाकर 75 वरिष्ठ अधिकारी रुकेंगे। व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी ADG दीपांशु काबरा और IG अमरीश मिश्रा को दी गई है। इनके साथ राज्य पुलिस, केंद्रीय फोर्स, इंटेलिजेंस टीम, अन्य सुरक्षा एजेंसी मिलकर काम कर रही है। सभी को अलग अलग ड्यूटियां दी गई है। IG छाबड़ा को भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। OP पाल को आवास की, ध्रुव गुप्ता कंट्रोल रूम संभालेंगे, जबकि बाकी अधिकारी परिवहन और अन्य काम देखेंगे। जहां बड़े बड़े अधिकारी रुकेंगे वहां SP या कमांडेंट रैंक के अधिकारी सुरक्षा प्रभारी हैं। सुरक्षा ड्यूटी 3 शिफ्ट में चलेगी और IIM परिसर में IG रैंक के अधिकारी 24 घंटे मौजूद रहेंगे। राज्य पहली बार DGP IG कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2024 में यह सम्मेलन उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री का 1 महीने के अंदर दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर आए थे, जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया और राज्योत्सव कार्यक्रम में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं चर्चा। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है और इसके साथ ही क्रिकेट फैंस के बीच एक बार फिर जोश बढ़ गया है। अगला T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा, फाइनल 8 मार्च को होगा। फाइनल की मेजबानी 2 जगहों में से किसी एक को मिलेगी, अहमदाबाद या कोलंबो। दोनों में से किसी एक स्टेडियम को तय नहीं किया गया है, लेकिन इतना साफ है कि फाइनल बेहद रोमांचक होगा। उद्घाटन मैच में टीम इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के सामने होंगी, जो टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत मानी जा रही है। टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें खेलेंगी। सभी टीमें 4 ग्रुप में बांटी गई हैं। भारत जिस ग्रुप में है उसमें अमेरिका, पाकिस्तान, नीदरलैंड और नामीबिया शामिल है। भारत के ग्रुप स्टेज के मुकाबले अलग अलग शहरों में होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक स्टेडियम पहुंचकर मैच का मजा ले सकें। ICC ने शेड्यूल इस तरह से बनाया है कि टीम को एक से दूसरे शहर में सफर करने के लिए पर्याप्त समय मिले। भारत अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका से खेलेगी। अमेरिका में क्रिकेट तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी उसने कई टीमों को चौंकाया था। भारत 12 फरवरी को दिल्ली में नामीबिया से भिड़ेगा। भारत के लिए ज़रूरी होगा क्योंकि टीम चाहेगी कि सुपर 12 में जगह पक्की करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा अंक अपने नाम कर ले। इसके बाद 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। महामुकाबला होगा, करो या मरो जैसा। दुनिया भर के फैंस इस मैच का इंतज़ार करते हैं।
इस मैच के टिकट मिलने की उम्मीद भी काफ़ी कम है, क्योंकि शुरू होते ही टिकट कुछ मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। अपना आखिरी मैच 18 फरवरी को अहमदाबाद में नीदरलैंड के साथ खेलेगा भारत। 2026 का वर्ल्ड कप भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि टीम इंडिया इस बार डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतर रही है। 2024 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। इस जीत ने टीम, खिलाड़ियों और फैंस का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ाया था। अब सभी की नज़रें होंगी कि क्या भारत एक बार फिर खिताब अपने नाम कर पाएगा या नहीं। 5 स्टेडियम के भारत के हैं और 3 श्रीलंका के। भारत में अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में मैच होंगे। भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसलिए वहां होने वाले मैचों में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम हमेशा से हाई स्कोरिंग मैचों के लिए जाना जाता है। दिल्ली और चेन्नई के मैदान स्पिन गेंदबाज के लिए। कोलकाता के ईडन गार्डन में हमेशा जोशीला माहौल मिलता है। कोलंबो का प्रेमदासा स्टेडियम, सहेली स्पोर्ट्स क्लब और कैंडी का स्टेडियम। कोलंबो में अक्सर रात के मुकाबले में उसका अहम रोल होता है, इसलिए टॉस पर काफ़ी टीमें निर्भर होंगी। श्रीलंका में खेले जाने वाले मैच भारत, पाकिस्तान और एशियाई टीमों के लिए भी दिलचस्प होंगी, क्योंकि यहाँ के पीछे स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मत है। साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचों के सीरीज में भारत को 2-0 से पराजित कर दिया है। ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा झटका है। गुवाहाटी टेस्ट के 5वें दिन भारत को 549 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 140 रन पर आउट हो गई। मैच अंतर साउथ अफ्रीका ने 408 रन से अपने नाम किया। भारतीय टीम के इतिहास में सबसे बड़ी हारों में से एक है। 93 साल पुराने टेस्ट इतिहास में पहली बार 400 से ज़्यादा रनों के अंतर से हार का सामना किया। भारतीय टीम की टेस्ट क्रिकेट में शर्मनाक हार है। ये पिछले 1 साल में भारतीय टीम की घरेलू मैदान पर खेले 7 टेस्ट मैचों में 5वीं हार है। पिछले 1 साल में भारत को घरेलू मैदान पर 2 बार क्लीन स्वीप का कारण सामना करना पड़ा। अक्टूबर-नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराया था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी में लगातार समस्या दिखाई दी, खासकर लंबी पारी बनाने में और तेज गेंदबाजों के खिलाफ सभी ने कोई संघर्ष नहीं किया, ऐसा लगता है। साउथ अफ्रीका ने गेंद और बल्लेबाजी दोनों में भारत पर दबदबा बनाया, भारत की कमजोरियों को भांप कर रणनीति बनाई। हार के बाद टीम को घरेलू और विदेशी मैदानों पर रणनीतिक और तकनीकी सुधार की जरूरत है, खासकर बल्लेबाजी क्रम और गेंदबाजी की तैयारी में। आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ शकील साजिद को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं कि आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, इसकी आप सभी को बधाई। आज हमने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 से हमने संविधान को लागू किया था। नमस्कार।